Hello everyone. Let's continue our class of Introduction to GST. अब हम देखने जा रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है जीएसटी से बेनिफिट है? सरकार तो हमारी ये कह रही है जीत गए भाई जीत गए, और पता है व्यापारी क्या कह रहा है? हार गए भाई हार गए, थक गए भाई थक गए। अगेन मैं यही कहूंगा, इसके पीछे कारण ये है कि पब्लिक अभी यूज्ड टू नहीं है, हमारे व्यापारी अभी यूज्ड टू नहीं है जीएसटी सिस्टम से। बिलीव मी, मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं बता रहा हूं जीएसटी एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है। और इनफैक्ट जीएसटी का जो स्वरूप हमें आज देखने को मिल रहा है वो एक्चुअल स्वरूप है ही नहीं जीएसटी का। ये तो नॉन कंप्लायंस होने की वजह से गवर्नमेंट ये चेंज कर दी, फिर ये पब्लिक नहीं कर पा रही थी, व्यापारी नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा चलो इसको भी चेंज कर दो। वो चेंज होते होते जीएसटी जैसा होना चाहिए वैसा है ही नहीं। दुनिया में जैसा जीएसटी है शायद लगभग वैसा ही कानून बनाया गया था जो 1 जुलाई 2017 से लागू होना था, लेकिन कुछ प्रोविजन लागू नहीं हुए, कुछ प्रोविजन लागू हुए सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, पब्लिक उसको अडॉप्ट नहीं कर पाई, तो गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। तो जीएसटी का जो स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है ना वो बहुत अलग है, और इसकी वजह से मुझे जीएसटी थोड़ा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये स्मूथ हो जाएगा ना, गवर्नमेंट धीरे धीरे सब कुछ सही कर लेगी, तो जीएसटी जैसा सिंपल कानून तो हो ही नहीं सकता। और ये आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको भी समझ में आने लग जाएगा जब आप जीएसटी लॉ को धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कर लोगे। तो ऑब्वियसली जीएसटी इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द एंटायर कंट्री। और एक बात मैं और भी बताऊंगा, पूरी दुनिया में जहां पे भी जीएसटी लागू किया गया, लगभग 4-5 सालों तक हर देश की इकोनॉमी में एक डाउनफॉल आया, जीडीपी में डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया। तो अगर हमारे देश में भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड है तो इससे घबराने की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। लेकिन वो सभी देश बाद में बहुत राइज किए, 4 साल 5 साल बाद बहुत राइज किए, ऑब्वियसली हमारा देश भी करेगा। लेकिन हम लोग अभी बेसिकली जीएसटी के एक्चुअल ढांचे में आए ही नहीं है, ये ढांचा बहुत मॉडिफाई हो जा रहा है नॉन कंप्लायंस की वजह से। व्यापारी कर ही नहीं रहे कंप्लायंस, तो सरकार उसको लीनियंट बना दे रही है, चलो इसको ऐसे ना करके ऐसे करा देते हैं। इस वजह से कानून थोड़ा बिगड़ भी गया है। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट कुछ चीजें ऐसी कर रही है जिससे वो वापस लाइन पे, ट्रैक पे आ जाएगा कानून। Benefit of GST. GST is a win-win situation for the entire country. It brings benefit to all the stakeholders of industry, government and the consumer. It is benefiting all the stakeholders. Industry को फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है, कंज्यूमर को भी फायदा है। देखिए रेट ऑफ टैक्सेस कम हुए, कंज्यूमर को फायदा है। गवर्नमेंट कह रही है ये पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, चोरी के रास्ते नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट को फायदा होगा। इंडस्ट्री को क्यों फायदा होगा? जो ईमानदारी से काम कर रहे थे उनको तो टैक्सेस अब कम लगेगा ना, ठीक है, तो इंडस्ट्री को भी फायदा है। इट विल लोअर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गिव अ बूस्ट टू द इकोनॉमी। अगर टैक्सेस कम होंगे, कंजप्शन बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा इससे। एंड मेक द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। द सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ जीएसटी आर डिस्कस्ड हियर अंडर। नंबर 1, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। जीएसटी की वजह से पूरे देश का एक मार्केट हो जाएगा, पूरे देश का एक मार्केट। इसका क्या मतलब है? पहले हमारे देश में हर स्टेट अपने आप में एक अलग अलग मार्केट था, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग एक ही कमोडिटी पे वैट रेट था। ये जो मैं पेन यूज कर रहा हूं, इसका रेट हर स्टेट में अलग अलग होता था। क्यों? क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग वैट रेट होते थे। आज पूरे देश में इसका रेट एक है, क्योंकि पूरे देश में एक ही रेट ऑफ जीएसटी इस पे लागू है। तो बताइए पूरा देश मेरा एक नेशनल मार्केट हो गया कि नहीं? राइट? मैं कहीं से, नेशनल मार्केट का मतलब है पूरा देश एक मार्केट है, कहीं से भी खरीद लो फर्क नहीं पड़ेगा। पहले पता है क्या होता था? मान लीजिए मैं यूपी में हूं और इस कमोडिटी पे यूपी में ज्यादा वैट है,
दिल्ली में इस पे कम वैट है, तो जब मैं दिल्ली जाता था ना तो सोचता था इस पेन को खरीदूंगा। तो बताइए दिल्ली को ज्यादा लिवरेज मिल रहा है कि नहीं यूपी के कंपैरिजन में? मिल रहा था, क्योंकि इस कमोडिटी पे रेट कम था, तो हर कोई जब दिल्ली जाता था सोचता था इस कमोडिटी को खरीद लूंगा क्योंकि सस्ते में मिल जाएगा। आज ऐसा नहीं है, आज पूरा मार्केट एक नेशनल मार्केट है, कहीं से भी खरीद लो, राइट। हमारा देश कहता था हम एक इंटरनेशनल मार्केट बनना चाहते हैं, पहले की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल मार्केट बनना चाहते हो। अरे डोमेस्टिक मार्केट तो तुम हो नहीं, हर स्टेट अपने आप में एक अलग अलग मार्केट है, नेशनल मार्केट तो बन नहीं पाए, इंटरनेशनल मार्केट कहां से बनोगे? अरे जीएसटी आने से अब हम नेशनल मार्केट बने हैं, शायद अब हम एक इंटरनेशनल मार्केट भी बन पाए, अब बिल्कुल बन पाएंगे, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव बनाएंगे तो दिस वुड बिकम एन इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो। सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स में देखिए, यूनिफाइड नेशनल मार्केट पहले कह दिया, जीएसटी एम्स टू मेक इंडिया कॉमन मार्केट विद कॉमन टैक्स रेट एंड प्रोसीजर्स, रिमूव द इकोनॉमिक बैरियर, जो इकोनॉमिक बैरियर था कि ये वाला माल इस स्टेट में नहीं बिकेगा, वैसे नहीं बिकेगा, बड़ी सारी दिक्कत होती थी ना, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेट में टैक्स रेट अधिक है तो नहीं बिक पाता था। पेविंग द वे फॉर एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमी एट द नेशनल लेवल, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग, एक तो ये जो कास्केडिंग का इफेक्ट है ये भी पूरी तरीके से खत्म हो गया, टैक्स ऑन टैक्स। मैंने एक एग्जांपल में आपको बताया था ना कि पहले जैसे एक मैन्युफैक्चरर माल जब बेचता था तो उसको दो टैक्सेस लगाने होते थे, एक बनाने का टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स जिसको कहते हैं एक्साइज, और एक बेचने का टैक्स जिसका नाम था वैट। और जब 100 रुपए के प्रोडक्ट पे एक्साइज जुड़ जाती थी तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती थी ना उस पे वैट लगता था, तो बेसिकली टैक्स पे भी टैक्स लग जाता था पहले। अब सिंस एक सिंगल टैक्स है जीएसटी, इसलिए टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, ये भी एक फायदा है जीएसटी का। By subsuming most of the central and state taxes into single tax and by allowing a set of prior stages taxes for the transaction across the entire value chain, it would mitigate the ill effect of cascading and improve competitiveness and improve liquidity of the business. इस बात को समझाते हैं, ये क्या बात कर रहा है? सेट ऑफ प्रायर स्टेज टैक्सेस, पहले की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरर जब पहले होलसेलर को माल बेचता था तो कैसे बेचता था? देखिए, जैसे 100 रुपए का माल है, इस पे लगाता था पहले एक्साइज ड्यूटी, मान लीजिए 20 रुपए, तो ये हो गया 120 रुपए। अब इसके बाद इस पे लगाता था वैट, मान लीजिए 10% है, 12 रुपया, तो कितना हो गया? 132 रुपया। अब मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को माल बेचता है तो अब क्या लगाता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स लगाता है जिसका नाम है जीएसटी, ठीक है। तो 100 रुपए पे इसने जीएसटी लगाया, मान लेते हैं जीएसटी वही है जो 20% एक्साइज था और वैट 12% था, ये तो कितना हुआ? 32%। मान लेते हैं जीएसटी का रेट 32% ही है, हालांकि जीएसटी का 32% ऐसा कोई रेट है ही नहीं, हम एक बराबरी करने के लिए, ठीक है, कंपैरिजन तभी होता है ना जब सब चीज एक ग्राउंड बराबर का हो। तो एक सेकेंड, ये 10% था वैट का रेट, 12 रुपया इस पे लगता था, 10% किस पे लगा? 120 पे 10% लगा था। यही तो होता था कि देखिए 120 पे जब 10% लग गया टैक्स, तो हमने किस पे लगा दिया टैक्स? इस 100 रुपए पे भी लगा दिया और 20 रुपए पे भी लगा दिया, टैक्स पे भी टैक्स लग गया। तो 20 और 10 30% था पहले रेट, तो अब 30% अगर जीएसटी होगा तो ये 30 ही रुपए होगा। 130 तो टैक्स पे टैक्स नहीं लगा, ये टैक्स पे टैक्स लगने की वजह से 132 हो जाता था। दूसरी चीज, अब होलसेलर जब फर्दर माल बेचता था तो ये क्या लगाता था? अपने आउटपुट पे वैट। अब होलसेलर जब आगे आउटपुट पे बेचता था इस माल को तो अब लगाता था वो वैट, और उस वैट में से उसको क्रेडिट मिलती थी जो परचेज पे वैट दिया उसकी, यानी उसको जो क्रेडिट मिलती थी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, ये सिर्फ 12 रुपए की मिलती थी। आप समझते हो ना कि सेल के टैक्स से परचेज का टैक्स घटाते हैं, तो परचेज का टैक्स क्या है इसका? 20 और 12 32, लेकिन परचेज का टैक्स 32 घटाने को नहीं मिलता था, उसको घटाने को मिलता था सिर्फ 12, वैट घटाने को मिलता था। क्यों?
क्योंकि ये अपने आउटपुट पे से वैट लगाता था ना, होलसेलर एक्साइज तो लगाएगा नहीं, आउटपुट पे लगता था वैट, सेल पे लगता था वैट, तो परचेज का जो वैट है वो घटाने को मिलता था सेल वाले वैट से, तो सिर्फ उसको 12 रुपए घटाने को मिलता था। अब ये होलसेलर जब माल बेचेगा तो लगाएगा जीएसटी, सेल के जीएसटी से परचेज का जीएसटी घटाने को मिल जाएगा, यानी आईटीसी मिलेगा पूरा पूरा 30 रुपया। और ये बात समझ में, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो बढ़ गई इसकी, तो ये भी फायदा है जीएसटी का, यही बात यहां पे लिखी हुई है। तो कह रहा है कि अलोइंग सेट ऑफ अ प्राइस स्टेजेस टैक्सेस फॉर द ट्रांजेक्शन, पूरा पूरा एक्चुअली अब सेट ऑफ मिल जा रहा है ना अक्रॉस द इंटायर वैल्यू चेन। इससे कॉम्पिटिटिवनेस आएगी और लिक्विडिटी भी इंप्रूव होगी। एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन, पहले एक और बड़ी परेशानी थी, पता है क्या परेशानी थी? सर्विसेज पे लगता था सर्विस टैक्स और ये लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। गुड्स पे लगता था वैट या फिर सीएसटी, जो कि कौन लेता था? स्टेट गवर्नमेंट। कुछ चीजें ऐसी थी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस कहती थी और स्टेट गवर्नमेंट वैट कहती थी, जैसे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी कि ये सर्विसेज है और इसलिए सॉफ्टवेयर पे वो ले लेती थी सर्विस टैक्स, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट कहती थी हम सॉफ्टवेयर को गुड्स मानते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस है तो वो भी क्या है, एक डब्बे में पैक्ड रहता है, दुकानों पे एंटीवायरस के डब्बे लगे रहते हैं, तो पैकेज प्रोडक्ट की तरह ही तो बिकता है वो। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट कहती थी हम इसको गुड्स मानते हैं, और हम सिंस इसको गुड्स मानते हैं इसलिए हम इस पे लेंगे वैट। सारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कहती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कहती थी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट इसको गुड्स मानती थी तो बेचारे सॉफ्टवेयर वाले को तो दो दो चीज देना पड़ता था, एक वो सर्विस टैक्स देता था, दूसरा वैट भी देता था। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि सर्विस है तो सर्विस टैक्स दे दिए, और स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि ये गुड्स है तो अब वैट भी दो। एक ही कमोडिटी पे दोनों टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन अब जीएसटी में ऐसा लफड़ा नहीं है, जीएसटी में क्लियर कर दिया गया है कि एक पर्टिकुलर आइटम या तो गुड्स है या तो सर्विस है, और ये जितने पुराने रिसीम में परेशानी वाले आइटम थे ना सबको छाट दिया गया है, या तो वो गुड्स है सर्विस है। क्या आपको पता है नए रिजीम में सॉफ्टवेयर को क्या माना गया है? नए रिजीम में सॉफ्टवेयर को सर्विस माना गया है। तो अब वैसे भी ये पंगा भी नहीं है, अब चाहे गुड्स हो या सर्विस हो लगेगा तो जीएसटी ना, अगर नहीं भी क्लासिफाई करेंगे तो भी पंगा नहीं है, लेकिन न्यू रिजीम में क्लासिफाई भी कर दिया गया है। पुराने रिजीम में जितनी परेशानियां चल रही थी ना वो सब परेशानियां का भी हल हो गया है यहां पे। आई होप यू पीपल नो वेयर यू आर वॉचिंग मी। यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ अनअकैडमी, जिसका नाम है अनअकैडमी सीए एस्पायर। इस YouTube चैनल पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस अवेलेबल है। कंप्लीट सीरीज ऑन इनकम टैक्स अमेंडमेंट, पास्ट ईयर पेपर, कॉस्टिंग की कुछ सीरीज है, फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग की कंप्लीट सीरीज है, बहुत कुछ है यहां पे। हैव यू एवर सीन इट प्रॉपरली? इफ नॉट तो शुड आई हेल्प यू इन गोइंग थ्रू द एंटायर यूट्यूब चैनल? आपकी हेल्प करूं, आपको बताऊं इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या क्या मिलता है। आइए आप YouTube सर्च कीजिए चैनल अनअकैडमी सीए एस्पायर, तो देखिए ये है चैनल। नाउ यहां पे हम लोग वीडियोस में जाते हैं। I've clicked videos. Now see past year questions, revision class on time of supply, right? GST का टॉपिक है, issue of debenture, inventory valuation, method of valuation for CA foundation, the entire series of marginal costing, right? There are so many things. तो आप इसका उपयोग लीजिए परफेक्ट तरीके से। प्लेलिस्ट में आइए, जहां पे लंबी सीरीज चल रही है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यू कैन फाइंड EISSM amendment, series of auditing, income tax amendment. I've taken this income tax amendment, complete amendment class for May 20 examination, and this is equally useful for November 20 examination as well.
आपके कोर्स में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 क्लासेस हैं, ये भी यहां पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली, राइट। फिर इसके बाद आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइए। Every day Unacademy is going to post something new which is important for you and it's a notice also at times. जो भी अपकमिंग क्लासेस आ रही हैं यूट्यूब पे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कभी कभी स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाती है। तो इसे जरूर आप रोज विजिट किया करिए। आप देखिए कि व्हाट इज द अपकमिंग क्लासेस, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती है, राइट। देन यू विल फाइंड अनअकैडमी सीए प्लस, एक लिंक दिख रही है आपको यहां पे, Unacademy CA Plus, इसको क्लिक कीजिए। So you'll now reach to Unacademy platform. What is the benefit of this Unacademy platform? This offers a periodical subscription. Suppose आप अगर 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने तक आप CA की सभी एजुकेटर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम, राइट। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों की क्लासेस ऑफर की जा रही हैं। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो आप फाउंडेशन क्लियर करने के बाद सेम सब्सक्रिप्शन में इंटरमीडिएट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ आपको क्लासेस ही नहीं मिलती, लाइव टेस्ट, क्विजेस ये भी मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यहां पे आपको टीचर्स की फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है। हम यहां पे एजुकेटर्स को देख सकते हैं, देखिए दीज आर द टॉप एजुकेटर्स। आप एजुकेटर की प्रोफाइल खोल लीजिए और वहां से आप पहुंच जाइए उनकी कुछ फ्री क्लासेस पे। देखिए ये जब मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की तो इसमें सीए एग्जाम्स में ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है दीज आर पेड क्लासेस, ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आप देख सकते हैं। लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे स्पेशल क्लासेस, दीज आर फ्री क्लासेस। तो बिफोर कमिंग टू प्लेटफॉर्म पहले आप चेक कर लीजिए वेदर दिस प्लेटफॉर्म इज यूजफुल और नॉट। अगर आपको ये स्पेशल क्लासेस अच्छी लगती हैं तो फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना होगा, मैं वापस से उस स्क्रीन पे जाता हूं, मेन स्क्रीन पे जहां पे दिया हुआ है आपको गेट सब्सक्रिप्शन, इसे क्लिक कीजिए। तो these are the offerings from Unacademy, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months, but I'll always refer you to go for longer period subscription, क्योंकि आप जितने लंबे पीरियड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो उतना सस्ता मिलता है आपको। 24 month subscription is just for rupee 21,000. It is even less than rupee 1,000 per month. And I'll give you something more. एक मेरी तरफ से गिफ्ट है आप सभी के लिए। You can use the referral code study at home. अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो you'll get again discount. इसको अप्लाई करते हैं, देखिए आपको फिर डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। Now the 24 month subscription is just 18,900. बाकी सब्सक्रिप्शन की भी प्राइसेस कम हो रही हैं। आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए कि आपको कितने समय की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है और बाई कीजिए इसे, राइट। What our target is? Our target is to ultimately crack CA examination. Let's crack it. तो डबल टैक्सेशन खत्म हो गया, मल्टीपल टैक्सेस एक ही चीज पे लग जाता था, ये सब खत्म हो गया। GST will subsume majority of existing indirect taxes levies both at central and state level into one tax, that is GST, which will be leviable uniformly on goods and services. This will make doing business easier and will also tackle highly disputed issues. Highly disputed issues ये सब होते थे, ठीक है। व्यापारी कहता था ये क्या मजाक है यार, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तुम लोग आपस में बात कर लो, क्या है गुड्स की सर्विस है, तुम अलग हमको चिल्लाते हो, सर्विस है टैक्स ले लेते हो, वो अलग से चिल्लाता है कहता है टैक्स ले लेंगे। मतलब मोदी और योगी अलग अलग बात कर रहे हैं, मोदी कह रहे हैं सर्विस अलाउ सर्विस टैक्स, हमने मोदी को दे दिया, योगी कह रहे हैं नहीं भाई, आप समझो हम यूपी के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है, योगी इज चीफ मिनिस्टर ओवर हियर। तो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है नहीं भैया हम तो इसको गुड्स मानते हैं, तुम हमको अलग से टैक्स दो वैट। भैया हम कह रहे हैं दोनों सरकार आपस में बात करो, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो, जो मांगेगा उसको दे देंगे। दोनों लोग अपना अलग अलग कहानी सुना सुना के टैक्सेस थोड़ी ना लोगे हमसे।
तो ये सब डिस्प्यूट भी जीएसटी में क्लियर हो गया. रिलेटिंग टू डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विस. Now GST is going to give boost to Make in India initiative. Do you know what is Make in India? जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में तब से मेक इन इंडिया चिल्ला रहे हैं. आपको कभी पता चला क्या है मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया का मतलब है हम माल हिंदुस्तान में बनाएंगे, हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. अच्छा, माल हिंदुस्तान में बनाएंगे तो बेचेंगे कहां? क्या मतलब है मेक इन इंडिया का? बेचेंगे कहां? हिंदुस्तान में कि बाहर हिंदुस्तान के? कहीं भी. हिंदुस्तान में भी बेचेंगे, हिंदुस्तान के बाहर बेचेंगे तो और अच्छी बात है ना, विदेशी पैसा भी आएगा. तो मेक इन इंडिया का मतलब है हिंदुस्तान में बनाएंगे, बेचेंगे कहां? सब जगह. अच्छा, कौन बनाएगा? मेक इन इंडिया मतलब बनाएंगे इंडिया में. कौन बनाएगा? विदेशी कंपनी की हिंदुस्तानी कंपनी? क्या मतलब है मेक इन इंडिया का? क्या चाहते हैं मोदी जी? कौन बनाए? बोलो, कौन बनाएगा? विदेशी कंपनी बनाएगी, हिंदुस्तानी कंपनी बनाएगी? कोई भी बनाए. गवर्नमेंट कह रही है कोई भी बनाए. हिंदुस्तान में माल बनेगा, विदेशी कंपनी भी आके बनाएगी तो यहां रोजगार पैदा होगा. ठीक है, हमारे देश में टैक्सेस देगी, माल बेचेगी, हिंदुस्तान में बेचेगी, बाहर बेचेगी, हिंदुस्तान के बाहर बेचेगी, उसका भी टैक्सेस मिलेगा हमारे देश को. तो मेक इन इंडिया से फायदा तो होगा ही हमारे देश को. आज पता है चाइना पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक फैक्ट्री उसने चाइना में लगा रखी है. और चाइना ने इसको इंकरेज किया, प्रमोट किया, ताकि लोग दुनिया भर से आके वहां पे फैक्ट्री लगाएं. चाइना ने वो सुविधा दी, जिसकी वजह से वो कंपनियां आई, वहां पे माल बनाई, बेची, उस देश में भी बेची, देश के बाहर भी बेची, और जितना कमाई उस पर टैक्स चाइना को मिला. इसलिए आज चाइना इतना मजबूत देश है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अब ये काम कर रही है, मोदी जी भी अब इसी पे लगे हुए हैं. यही काम कर रहे हैं जो चाइना ने किया. इस देश को ताकतवर कैसे बनाएंगे? पूरे दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग यहां पे करवाएंगे. क्या आपको पता है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल की फैक्ट्री हमारे देश में लग रही है? आइडिया है आपको इस बात का? दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल की फैक्ट्री सैमसंग कंपनी लगा रही है, और ये सिर्फ किसकी वजह से? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से. अच्छा, अब मेक इन इंडिया को इससे कैसे ताकत मिलेगी? कहता है बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. ताकत कैसे मिलेगी? आइए समझाता हूं. देखिए, जब विदेश से माल आता है, जब विदेश से माल आता है, इंपोर्ट होता है, तो उस पे लगता है बीसीडी प्लस आईजीएसटी. ठीक है, मतलब बीसीडी लगता है और जीएसटी लगता है. लेकिन जब माल इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, डोमेस्टिक है, तो इस पे लगेगा सिर्फ और सिर्फ क्या? जीएसटी. इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी, और आउट विद इन स्टेट होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी. जीएसटी बोल दें, चलेगा काम. अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उस पे लगेगा जीएसटी, लेकिन विदेश से आएगा तो बीसीडी और जीएसटी दोनों लगेगा. तो विदेश से अगर माल आएगा तो महंगा हो जाएगा भाई, बीसीडी भी लग रहा है. बीसीडी का मतलब होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी. बेसिक कस्टम ड्यूटी. विदेश से जब माल आता है ना, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी दोनों लगता है. लेकिन हमारे देश में माल बना हुआ है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है? जीएसटी. ठीक है, एग्जांपल समझाते हैं. मान लीजिए एक कमोडिटी है जो हम हिंदुस्तान में बनाते हैं, उस पर 18% जीएसटी है. तो अब यही माल जब विदेश से आएगा तो 18% जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन बीसीडी भी लगेगा. हो सकता है उसका रेट 20%, 25% हो. ऑन एन एवरेज बीसीडी का रेट 20% के आसपास होता है. ठीक है, 20% के आसपास का बीसीडी का रेट होता है. ठीक है, ज्यादा भी है, कुछ कमोडिटीज पे 30, 35 ऐसे भी है. एवरेज मान लीजिए 20% के आसपास होता है. तो अब एक विदेशी कंपनी कैसे सोचेगी? कहेगी यार अपने देश से माल बना के वहां पहुंचाएंगे हिंदुस्तान में बेचने के लिए, तो 38% टैक्स लग जाएगा. आ रहा है समझ में कि भैया विदेश से माल बना के ले जाओ हिंदुस्तान में तो 38% टैक्स लग जाएगा. कैसे बेचेंगे? महंगा हो जाएगा माल. इंडिया में जाके बना लेते हैं ना, इंडिया में जाके माल बना देंगे तो 18% टैक्स लगेगा. तो अब वो विदेशी कंपनियां सोचेंगी जाके हिंदुस्तान में माल बनाती है. यही तो हमारी गवर्नमेंट कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं देखो इससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, ये जो हम जीएसटी का कानून बना रहे हैं.
क्योंकि अब विदेशी कंपनियां जो हमारे देश में माल बेचती हैं वो बना के लाना नहीं पसंद करेंगी, वो सोचेंगी जाके हिंदुस्तान में माल बनाते हैं, टैक्सेस की बचत होगी और इससे ऑब्वियसली मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। मेक इन इंडिया का पर्पस यही है, हिंदुस्तान में माल बनना चाहिए। ठीक है, क्या ऐसा करने से फायदा होगा हमारी गवर्नमेंट को? भाई टैक्सेस कम हो जा रहा है तो भी फायदा होगा, होगा। अब सोचिए वो कंपनियां जब हमारे देश में आके माल बनाएंगी तो बना के सिर्फ हिंदुस्तान में थोड़ी ना बेचेंगी, वो लोग तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री डालेंगे, फिर बना के पूरी दुनिया में वहीं से बेचेंगी, तो बाहर जो माल बिकेगा उस पे प्रॉफिट पे भी तो टैक्स आएगा हमारे देश को। और ये बात समझ में, तो ये फायदा भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट अभी लालच तो दे रही है, ठीक है, कि बीसीडी बचेगा, बीसीडी बचेगा, लेकिन गवर्नमेंट का अल्टीमेट गोल क्या है कि हम लोग ज्यादा पैसे बना पाएंगे। और ये चाइना ने किया है, ये चाइना ने कर दिखाया है, आज इसलिए हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि नहीं, आप 90% ऑफ द प्रोडक्ट पे देखिए पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना। ये चाइना ने मेड इन चाइना जो लाया उसी को हम लोग ने कॉपी करके मेक इन इंडिया बना रहे हैं। आज वर्ल्ड की इतनी पावरफुल इकोनॉमी है चाइना, ठीक है, सिर्फ इसी वजह से कि दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग वहां पे होती है। ठीक है, आईफोन की भी फैक्ट्री है एक, हर मोबाइल वाली तो जितनी कंपनियां ना सबने चाइना में एक फैक्ट्री डाल रखी है। ब्योंसी टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, ब्योंसी का मतलब होता है इंक्रीज, लाइटनेस, लाइटनेस कहिए। बेसिकली लाइटनेस का मतलब होता है हल्का। एक होता है टैक्स तो आ रहा है लेकिन इतना भारी कर दिया है मन ना मेरा, यहां से टैक्स लेना है वहां से लेना है, कह रहे जीएसटी बड़ा हल्कापन कर देगा, बड़ा आराम से रेवेन्यू आएगा, आरामदायक तरीके से। ठीक है, पहले 50 टैक्सेस, देखिए भारीपन है कि नहीं, पैसा तो आ रहा है गवर्नमेंट के पास लेकिन कितना भारीपन है, थोड़ा सा एक्साइज से आएगा, यहां से आएगा वहां से आएगा, इतने सारे कानून, सिंगल सिस्टम हो और घचाघच पैसे आए, कितना मजेदार बात है। तो दैट्स व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग, दैट विल गिव buoyancy to the government revenue, मतलब that will increase also with lightness, हल्कापन रहेगा। ठीक है, हल्कापन मतलब कंप्लायंस सिस्टम में हल्कापन। GST is expected to bring buoyancy to the government revenue by widening the tax base and improving the taxpayer compliance, right? तो चलिए we'll stop here.